स्ट्रीमिंग कैसे पता? हाँ नहीं तो आप जहाँ फोटो हाँ ठीक, अभी यहाँ से क्रॉस कर देंगे। देर मत किया करिए। 10 मिनट वैसे ही देर हो गया है। चलिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन में हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोबाइल अपनी साइलेंट कर लेंगे आप लोग। डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसी टॉपिक है बेटे जो कि प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो कि एक्ट नंबर 1 था 1872 का, इसमें डाइंग डिक्लेरेशन के जो प्रोविजंस थे वो सेक्शन 32 क्लास 1 में थे। जो कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ आया इंडियन एविडेंस एक्ट का BSA 2023, जो कि एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023 है। इसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन रिगार्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन है वह सेक्शन 26 क्लॉज ए है। सेक्शन 26 क्लॉज ए ऑफ BSA 2023। अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन की डिफिनीशन की बात करें तो कोई भी एग्जैक्ट डिफिनीशन डाइंग डिक्लेरेशन की न तो पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 32 क्लॉज 1 में दी गई थी और न ही डाइंग डिक्लेरेशन की कोई स्पेसिफिक डिफिनीशन BSA 2023 के सेक्शन 26 क्लॉज ए में दी गई है। फिर बात उठेगी कि व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन क्या है। अगर हम सेक्शन 26A BSA 2023 को पढ़ेंगे तो उसके जो प्रोविजंस हैं उससे हमें डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पता चलता है। देखिए, सेक्शन 26 कहता है BSA का कि कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो रिटन स्टेटमेंट हो या वर्बल स्टेटमेंट हो, लिखित हो या मौखिक हो, अगर वो स्टेटमेंट रेलेवेंट फैक्ट के बाबत दिया जाता है, हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में एज वेल एज BSA 2023 में एविडेंस किसका दिया जा सकता है। सेक्शन 3 BSA 2023 कहता है कि एविडेंस में बी गिवन रिगार्डिंग रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। केवल रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू का ही एविडेंस रेलेवेंट होता है, एडमिसिबल होता है, अन्य कोई एविडेंस नहीं दिया जा सकता है किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में। सूट मतलब सिविल, अदर देन सिविल के लिए जो एक चीज याद रखिएगा कि BSA 2023 में जहां भी सूट और प्रोसीडिंग वर्ड लिखा है, सूट रिलेट करता है सिविल मैटर्स के लिए और प्रोसीडिंग रिलेट करती है अदर देन सिविल मैटर्स के लिए, जिसमें कि क्रिमिनल मैटर्स भी
इंक्लूडेड है। तो बेटे जब हम सेक्शन 26 बीएसए 2023 को पढ़ते हैं तो इसके प्रोविजंस कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का स्टेटमेंट जो किसी रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के बाबत दिया गया है, अगर वह व्यक्ति डेड हो गया यानी मर गया, पहला हु इज डेड, सेकंड हु कैन नॉट बी फाउंड, उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वह व्यक्ति वर्तमान में जीवित है या मर गया, उसके बारे में देयर इज नो वेयर अबाउट। तो पहला एनी स्टेटमेंट गिवन बाय ए पर्सन रिगार्डिंग एनी रेलेवेंट फैक्ट अबाउट ए पर्सन हु इज डेड, जो व्यक्ति मर चुका है। सेकेंड हु कैन नॉट बी फाउंड, जिस व्यक्ति के बारे में कुछ अता पता नहीं है। तीसरा हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, जो साक्ष्य देने में अक्षम हो चुका है, इनकैपेबल हो चुका है। और चौथा हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अनरीजनेबल डिले और एक्सपेंस, यानी जिस व्यक्ति की उपस्थिति बिना किसी अनरीजनेबल डिले या अनरेबल एक्सपेंसेस किए हुए उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सके। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो वह सेक्शन 26 के तहत बीएसए में रेलेवेंट होता है। अब हम लोग सेक्शन 26 क्लॉज ए की बात कर रहे हैं। सेक्शन 26 क्लॉज ए कहता है कि एनी स्टेटमेंट, सेक्शन 26 क्लॉज ए बीएसए कहता है कि एनी स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट, उसको डाइंग डिक्लेरेशन कब कहा जाएगा। तो अगर हम सेक्शन 26 क्लॉज ए बीएसए को पढ़ेंगे तो उसका जो कम्युलेटिव इफेक्ट आता है वो कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज ए स्टेटमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन इज ए स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन। डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है हु इज डेड, ऐसा व्यक्ति जो वही स्टेटमेंट देने के बाद मर चुका है, वर्तमान में जिंदा नहीं है। अब उस स्टेटमेंट का नेचर क्या होगा, द स्टेटमेंट मस्ट बी रिगार्डिंग कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण के रूप में, या एज टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इनटू डेथ, या ऐसी परिस्थितियों के बारे में जिसकी परिणति उस व्यक्ति के मृत्यु के रूप में होती है। और यह स्टेटमेंट रेलेवेंट कब होगा, व्हेन द डेथ ऑफ दैट पर्सन इज ए फैक्ट इन इशू, व्हेन द डेथ ऑफ द पर्सन कम्स इनटू क्वेश्चन, कम्स इनटू क्वेश्चन मतलब व्हेन द डेथ ऑफ द पर्सन इज ए फैक्ट इन इशू। तो अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन की डिफिनीशन कहें तो डाइंग डिक्लेरेशन इज ए स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन हु इज डेड, कॉमा, एंड द स्टेटमेंट मस्ट रिलेट एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ और एज टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इनटू हिज डेथ इन केसेस when death of that person comes into question, यानी मृत्युकालिक कथन एक ऐसे व्यक्ति के कथन को कहा जाएगा जो व्यक्ति मर चुका है और उस व्यक्ति द्वारा किया गया कथन या तो मृत्यु के कारणों के बारे में होगा या उन परिस्थितियों के बारे में होगा जिससे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। और यह रेलेवेंट तभी होगा जब उस व्यक्ति की मृत्यु क्वेश्चन में हो, यानी जब उस व्यक्ति की मृत्यु फैक्ट इन इश्यू हो।
तो अगर हम लोग सेक्शन 26 क्लॉज ए बीएसए के इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 26 क्लॉज ए ऑफ बीएसए, यानी सेक्शन 26 क्लॉज ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के आवश्यक तत्व क्या क्या होंगे। तो पहला आवश्यक तत्व होगा इट इज ए स्टेटमेंट ओरल और रिटन। हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि ओरल और रिटन के अलावा अगर ये स्टेटमेंट बाई साइन भी किया गया तब भी ये स्टेटमेंट माना जाएगा। हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अगर हम ये कहें कि व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 26 क्लॉज ए ऑफ बीएसए 2023, तो पहला इंग्रेडिएंट होगा बेटे इट इज ए स्टेटमेंट विच इज मेड आइदर इन ओरल और इन रिटन फॉर्म। सेकंड, द स्टेटमेंट मस्ट बी एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ और एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस रिजल्टिंग इनटू डेथ, यानी वह स्टेटमेंट चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, वह स्टेटमेंट या तो मृत्यु के कारणों के बारे में होगा या ऐसी परिस्थितियों के बारे में होगा जिसके कारण मृत्यु हुई। नेक्स्ट, द डेथ ऑफ द पर्सन मस्ट बी, अगर कोई व्यक्ति मृत्युकालिक कथन किया, डाइंग डिक्लेरेशन दिया जिसने, और वह जिंदा रह गया, तो उसका स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहा जाता है। इफ द पर्सन आफ्टर मेकिंग स्टेटमेंट रिमेन सर्वाइव्ड, अगर वह व्यक्ति स्टेटमेंट देने के बाद सर्वाइव कर गया, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, तब वह स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए डाइंग डिक्लेरेशन। तब उस स्टेटमेंट का उपयोग, अभी यहां हम शॉर्ट में बताते हैं, आगे डिटेल में बताएंगे इसी लेक्चर में, तब उस स्टेटमेंट का उपयोग टू कंट्राडिक्ट और टू कॉरोबरेट, अगर वह व्यक्ति जिंदा रहने के बाद दोबारा आके अपना एविडेंस देता है। सपोज मिस्टर ए ने एक कथन किया हॉस्पिटल में कि मिस्टर बी ने मुझे गोली मारी और मुझे सीने में गोली लगी, घर के लोग उठा करके मुझे अस्पताल ले आए जहां मेरा इलाज चल रहा है। अगर यह स्टेटमेंट हॉस्पिटल में देने के बाद मिस्टर ए की मृत्यु हो जाती है, तब उनका यह स्टेटमेंट उनका मृत्युकालिक कथन या डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगा। लेकिन अगर ट्रीटमेंट के बाद मिस्टर ए जिंदा बच गए, तब वो जो पहले का स्टेटमेंट है हॉस्पिटल में दिया गया, जिंदा बच गए, तब ये केस मर्डर केस तो रहेगी नहीं, तब ये हो जाएगी अटेम्प्ट टू मर्डर की। तो अटेम्प्ट टू मर्डर में आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जब मिस्टर ए आकर के कोर्ट के सामने अपनी गवाही देंगे, तो वह उनका हॉस्पिटल में दिया गया स्टेटमेंट कंट्राडिक्शन या कॉरोबोरेशन के उपयोग में ही लाया जा सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में उपयोग में लाया नहीं जा सकता। तो पहला हम लोगों का इंग्रेडिएंट क्या था? इट इज ए स्टेटमेंट ओरल और रिटेन। सब नोट में सब देंगे, नोट्स में पूरा डिटेल रहेगा। इट इज ए स्टेटमेंट ओरल और रिटेन। सेकंड, द स्टेटमेंट मस्ट रिलेट एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इनटू डेथ। थर्ड, डेथ ऑफ द पर्सन मस्ट बी। फोर्थ, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। जिस व्यक्ति ने मृत्युकालिक कथन किया, डाइंग डिक्लेरेशन दिया, यह जरूरी नहीं हो कि उसे यह आभास हो कि मैं मरने वाला हूं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन कर रहा है, जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन कर रहा है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे इसका पता हो कि वह मरने वाला है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट,
यह रेलेवेंट कब होगा? when the death of that person is in question, माने death of the person is a fact in issue, तभी रेलेवेंट होगा। नेक्स्ट, एक चीज और हमेशा याद रखें, आप चाहें तो नोट कर लें, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल बोथ इन सिविल एज वेल एज इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यह जो सेक्शन 26A BSA के प्रोविजन हैं, ये बेटे एप्लीकेबल होते हैं सिविल और क्रिमिनल दोनों ही प्रोसीडिंग्स में। अब मन में ये बात उठेगी कि व्हाई डाइंग डिक्लेरेशन इज सो रिलायबल, डाइंग डिक्लेरेशन को इतना विश्वसनीय क्यों माना गया? बेटे, एक लैटिन मैक्सिम है, नेमो माइटूरस प्रोसिमर मेंटिरी, यानी कोई भी व्यक्ति जो मरता है वह मरते समय असत्य नहीं बोलता है। यह जो मैक्सिम है नेमो माइटूरस पोस्टिमिटोर मेंटिरी, इसका मतलब होता है अ मैन विल नॉट मीट द मेकर विथ ए लाई इन हिज माउथ। मरने वाला व्यक्ति अपने मुंह से असत्य नहीं बोलता है। अच्छा, इस मैक्सिम की आपको जरूरत नहीं है। इस मैक्सिम की जरूरत पड़ेगी, एपीओ में नहीं पड़ेगी। अगर आप पीसीएसजे का एग्जाम देंगे तब इस मैक्सिम की जरूरत पड़ेगी, एपीओ में नहीं जरूरत पड़ेगी। लिखने के लिए आप लिख लें, हम स्पेलिंग बोल देते हैं। नेमो, NEMO नेमो, मारिटूरस MORITURUS, आगे लिखिए प्रोसिमिटूर PROESMITUR, प्रोसिमिटूर मेंटिरी MENTIRI। ठीक, ये एक लैटिन मैक्सिम है बेटा, जिसका इंग्लिश मतलब होता है अ मैन विल नॉट मीट द मेकर, a man will not meet the maker with a lie in his mouth. A man will not meet the maker, maker माने कहने वाला, हाँ, a man will not meet the maker with a lie, lie means झूठ बोलना, in his mouth, अर्थात मरने वाला व्यक्ति अपने मुंह से असत्य नहीं बोलता है। हम लोगों ने एक चीज देखी कि अगर व्यक्ति ने एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ और एज टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इनटू हिज डेथ, कहने का मतलब व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में या उन परिस्थितियों के बारे में जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, ऐसा स्टेटमेंट ओरल या डॉक्यूमेंट्री दिया, माने वर्बल या रिटन फॉर्म में दिया, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और अगर उसकी डेथ जो है, उसकी मृत्यु जो है, वह फैक्ट इन इशू है, यानी उसकी मृत्यु इन क्वेश्चन है, उसकी मृत्यु के बाबत कोई चार्ज बना है और एक्यूज ट्रायल फेस कर रहा है, तब वह स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति जिंदा बच गया, सरवाइव कर गया, अगर वह व्यक्ति सरवाइव कर गया स्टेटमेंट देने के बाद, तब उसका वह स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाएगा। तब क्या होगा? अगर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रायल, ट्रायल कब शुरू होता है बेटे? क्रिमिनल में ट्रायल बिगिंस आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, सिविल में
ट्रायल बिगिंस आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशूज। सिविल में ट्रायल की शुरुआत होती है इशूज माने विवादक बिंदु बनने के बाद, और क्रिमिनल में ट्रायल की शुरुआत होती है आरोपों के गठन के पश्चात। तो अगर वह व्यक्ति अगर जिंदा बच गया और ट्रायल के दौरान उसने अपना स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने, तब उसका वह स्टेटमेंट पूर्व का जो कि जिंदा बच जाने के कारण डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना गया है, वह स्टेटमेंट कॉर्पोरेशन के लिए सेक्शन 160 बीएसए या कंट्राडिक्शन के लिए सेक्शन 148 बीएसए के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक, प्रोसिक्यूशन उसका प्रयोग कॉर्पोरेशन के लिए करेगी और डिफेंस उसका प्रयोग कंट्राडिक्शन के लिए करेगा। क्योंकि कॉर्पोरेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कॉर्पोरेशन की जरूरत, संपोषण की जरूरत पड़ती है प्रोसिक्यूशन को, और कंट्राडिक्शन की जरूरत पड़ती है डिफेंस को। तो प्रोसिक्यूशन उसका प्रयोग कॉर्पोरेशन के रूप में कर सकता है और डिफेंस उसका प्रयोग कंट्राडिक्शन के रूप में कर सकता है एज पर सेक्शन 160 एंड सेक्शन 148 ऑफ बीएसए। अब आइए फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। बेटे कोई स्पेसिफिक फॉर्म डाइंग डिक्लेरेशन का नहीं दिया गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन, सिंपली ये है बीएसए के हिसाब से कि डाइंग डिक्लेरेशन ओरल भी हो सकता है और भी हो सकता है। लेकिन हमारे अपने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट इस पर है, वह था क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। इस केस की हिस्ट्री ये थी कि एक गरीब महिला थी, तो आई रिकॉल माई मेमोरी, उसका नाम था परहैप्स राम दुलारी। राम दुलारी का गला कटा हुआ था। ठीक, जब मजिस्ट्रेट ने राम दुलारी का बयान लिया, तो जब आपका ये फेरेंशियल कैविटी कट हो जाती है तो व्यक्ति बोल नहीं पाएगा। तो मजिस्ट्रेट ने जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, जब अब्दुल्ला का नाम लिया गया तो उसने इशारे से यस का अफर्मेटिव साइन दिया। तो वह जो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला की केस थी, ये 5 जजेस के बेंच के द्वारा डिसाइड की गई थी। कितने? 5 जजेस थे, और 5 जजेज में 4 ब्रिटिश जजेस थे, केवल एक ही इंडियन जज थे। और ऑनरेबल द देन चीफ जस्टिस साहब उस बेंच को स्वयं प्रिसाइड कर रहे थे। उस बेंच ने यह कहा कि ये जो डाइंग डिक्लेरेशन बाई वे ऑफ गेस्चर दिया गया, वह जो औरत थी वह इशारे से बाई गेस्चर उसने जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया, उसको भी कोर्ट ने एज ए डाइंग डिक्लेरेशन माना और उसको रेलेवेंट माना और एडमिसिबल इन एविडेंस माना, और यह भी कहा कि इट इज डेफिनिट एविडेंस। तो क्वीन इम्प्रेस या सिंपली क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला की केस ये जो पहले वो आती थी, लीगल मैगजीन आती थी ILR करके, तो ILR में ये रिपोर्टेड है क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला के केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट के 5 जजेस की बेंच प्रिसाइडेड बाय द देन डिस्ट्रिक्ट जज ने उस साइन या गेस्चर के द्वारा किए गए इंडिकेशन को भी एडमिसिबल माना
और रेलेवेंट माना। ठीक, फिर हम लोगों के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रिसेंट केस है लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नोट्स में आपके जितने इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी सारे आपके नोट्स में रहेंगे। बेटे, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, यह केस है 2002 की, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 SCC वॉल्यूम 6, SCC मीन्स सुप्रीम कोर्ट केसेस, 2002 SCC वॉल्यूम 6 पेज 710, so far I recall my memory। हाँ, वो ऐसा होता है, बता रहे हैं, जैसे 695 से शुरुआत हुई बेटे, ठीक, और ये जो मैं कहने जा रहा हूं ये पर्टिकुलर चीज पेज नंबर 710 में दी गई है। ठीक, तो लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन किया कि एनी डिक्लेरेशन बाय द डिसीज्ड which is either in oral or in written or even by signs, it is relevant as a dying declaration if the person making the statement dies and the statement relates to cause of death or circumstances of the transaction resulting into death and the death of the person is in question। यानी लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि कोई भी स्टेटमेंट एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु के कारणों या ऐसी परिस्थितियों के बारे में दिया जाता है जिससे कि मृत्यु हुई हो, और उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो वह स्टेटमेंट चाहे ओरल दिया गया हो, चाहे लिखित दिया गया हो, चाहे साइंस के द्वारा दिया गया हो। साइंस समझते हैं, SIGN, साइन माने इशारा, या साइंस के द्वारा दिया गया हो तो ऐसा स्टेटमेंट भी रेलेवेंट होगा एज ए डाइंग डिक्लेरेशन। लेकिन इस बिलीव करने के पहले कोई भी स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन है या नहीं, यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले देयर मस्ट बी इंडिकेशन दैट दिस स्टेटमेंट इज पॉजिटिव एंड डेफिनिट। अब हम दो उदाहरण देते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन इज ए स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन एज टू कॉज ऑफ डेथ। पहली चीज है कॉज ऑफ डेथ का हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे ए को जख्मी हालत में अस्पताल में लाया गया, ए ने डाइंग डिक्लेरेशन देते हुए कहा कि बी ने मुझे गोली मारी और मैं गंभीर रूप से जख्मी हो गया और फिर अस्पताल में इलाज हेतु लाया गया। इतना कहने के बाद ए स्वर्गवासी हो गए। तो यहां मृत्यु का कारण क्या था? बी के द्वारा ए को गोली मारना। तो ए का यह स्टेटमेंट जो है कॉज ऑफ डेथ की बात करता है। अब सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इनटू डेथ, दो चीजें हैं इसमें, एज टू कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इनटू डेथ। हम एक केस आपको उसकी ब्रीफ हिस्ट्री सुनाते हैं, आप समझ जाइएगा। एक व्यक्ति थे उड़ीसा में, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे किस डिस्ट्रिक्ट के थे का, हम लोगों को जितनी जरूरत है उतनी ही। उनका नाम था कुरीनुका राजू। कुरीनुका राजू को
एक पत्र प्राप्त हुआ। पाकला नारायण स्वामी ने उस पत्र को भेजा था जिसमें कुरीनुका राजू को पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में लिखा था कि जो तुम्हारे पैसे बकाए हैं आके मेरे पास ले जाओ। कुरीनुका राजू ने अपनी पत्नी से कहा कि पाकला नारायण स्वामी का पत्र आया है और उसने उस पत्र में लिखा है कि जो पैसे बकाया है उसे आकर के ले जाओ। उसके बाद पत्र अपनी जेब में रखते हैं कुरीनुका राजू और चल देते हैं। बाद में एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में, एक ट्रंक माने टीन का बॉक्स या लोहे का बॉक्स, एक ट्रंक में एक 100 पाया जाता है। ठीक, चूंकि 100 की जेब में वो पत्र था तो किस पते पे पत्र गया था ये पता चल गया। भेजने वाले का भी नाम लिखा रहता है पत्र में, क्योंकि हर लेटर में प्राप्त करने वाले और सेंडर, रिसीवर और सेंडर दोनों का नाम लिखा रहता है। तो उस पत्र में दिए गए पते के आलोक में पुलिस कुरीनुका राजू के घर पे गई, पत्नी से पूछताछ की। तो उसकी पत्नी ने कहा कुरीनुका राजू के कि मेरे पति कुरीनुका राजू ने जाने के पहले मुझसे कहा था कि पाकला नारायण स्वामी का एक यह देखो चिट्ठी आई है और उसने चिट्ठी में लिखा है कि जो पैसे बकाया है उसे आके ले जाओ। मैं ट्रेन पकड़कर पाकला नारायण स्वामी के पास बरहमपुर जा रहा हूं। बरहमपुर इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक, बस हुआ। यह जो स्टेटमेंट था मृतक कुरीनुका राजू के द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया, यह स्टेटमेंट कि पाकला नारायण स्वामी का पत्र आया है कि जो पैसे बकाया है आके ले जाओ, और मैं वह पैसे लेने के लिए ट्रेन से पाकला नारायण स्वामी के पास जा रहा हूं। इस स्टेटमेंट को प्रिवी काउंसिल के ऑनरेबल जजेज ने, यह मैटर प्रिवी काउंसिल तक गया था, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस। इसका साइटेशन होगा AIR 1939 प्रिवी काउंसिल पेज 47। पीसी मीन्स प्रिवी काउंसिल बेटे, पीसी मीन्स प्रिवी काउंसिल, जैसे एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर AIR 1939 प्रिवी काउंसिल पेज 47। इसमें मैटर ऑनरेबल प्रिवी काउंसिल तक गया। प्रिवी काउंसिल की द्वारा यह कहा गया कि मृतक द्वारा जाने के पहले अपनी पत्नी को दिया गया यह स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन है। क्यों? सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इनटू डेथ, वह कौन सी परिस्थितियां थी जिससे मृत्यु हुई? तो उसने जाने के पहले बताया था, क्या बताया था कि पाकला नारायण स्वामी की चिट्ठी आई है जिसमें उसने कहा है कि जो पैसे बकाया हैं आकर के ले जाओ। तो चूंकि उसने जाने के पहले वह परिस्थितियां बतलाई और बाद में उसका 100 पाया गया, तो ये क्या है? सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इनटू डेथ। तो इसे ऑनरेबल प्रिवी काउंसिल के द्वारा डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। जैसे अगर एक रिसेंट केस ला की बात करें तो 1984 की एक केस ला है, वो शरद विधि चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए
कभी कभी क्या होता है, चिट्ठियों का बड़ा महत्व होता है। इस केस में क्या था, एक बच्ची थी जिसे उसकी ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। ठीक, उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को चिट्ठी लिखा कि मेरी ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं और मेरा जीवन खतरे में आ गया है। कुछ महीने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है। शरद बेदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1984, सुप्रीम कोर्ट, पेज 1622। शरद बेदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सब नोट्स में सब रहेगा आपके। जितनी चीज आपको एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, मेरा प्रयास है कि कोई भी चीज छूटे नहीं। तो बेटे इस केस में क्या था, शरद बेदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एक बच्ची थी जिसे उसके ससुराल वाले बहुत ही प्रताड़ित करते थे। उसने अपने पेरेंट्स को पत्र लिखा कि मेरे ससुराल वाले मुझे इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं कि मेरा जीवन अब खतरे में आ गया है। पत्र मायके वालों को मिला, पेरेंट्स को मिला। उसके कुछ महीने बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है। क्या था, उसने पत्र में लिखा था कि मेरे ससुराल वाले मुझे इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं लगातार कि मेरा जीवन ही खतरे में आ गया है। और उसके बाद उसकी मृत्यु होती थी। क्या है, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इनटू डेथ। तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए, कॉज ऑफ डेथ के भी क्लियर हो गए और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इनटू डेथ के भी हो गए। अब आइए, हमने एक चीज कही थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट इसेंशियल। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट इसेंशियल, यानी जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन करने के बाद मर जा रहा है, उसे मरने के पूर्व जिसमें वह मृत्युकालिक कथन कर रहा है, अपना डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, उसे यह जरूरी नहीं है कि यह आभास हो कि वह मरने ही वाला है। So expectation of death is not essential. पाकला नारायण स्वामी के केस में भी ये बात उठी थी कि भाई उसको तो ये पता नहीं था कि हम मर जाएंगे, तो उसका अपनी पत्नी को किया गया कथन डाइंग डिक्लेरेशन कैसे हो गया। तो लॉर्ड एटकिन ने कहा पाकला नारायण स्वामी के केस में कि नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट इसेंशियल। जो आदमी स्टेटमेंट दे रहा है उन परिस्थितियों के बारे में जिसके कारण उसकी बाद में मृत्यु हो जाती है, उसकी एक्सपेक्टेशन उसे जरूरी नहीं है। अगर हम रिसेंट केस लॉ की बात करें तो रिसेंट केस लॉ है कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। कौशल राव, KAUSHAL, या कुछ किताबों में मिलेगा KUSAL, जैसे भी आप ले, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये है AIR 1958 पेज 22। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में ही बेटे कहा गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जरूरी नहीं है। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के भी केस में कहा गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जरूरी नहीं है। यह कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे की जो केस थी, यह एक पॉइंट के लिए और आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती। वो क्या है, इविडेंसरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य के रूप में क्या महत्व है। एविडेंसरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। बेटे कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे
AIR 1958 पेज नंबर 22, 1958 पेज नंबर 22। इसमें यह कहा गया कि डाइंग डिक्लेरेशन इज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में कहा गया कि डाइंग डिक्लेरेशन इज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस and there is no absolute rule that बोले in Kaushal Rao versus State of Bombay, Honorable Supreme Court has held that dying declaration is a substantive piece of evidence and there is no absolute rule of law nor there is a rule of prudence, PRUDENCE, nor there is a rule of prudence that dying declaration cannot form sole basis of conviction. That dying declaration cannot form sole basis of conviction unless it is corroborated by independent evidences. यानी बेटे कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, और न तो ऐसा कोई रूल ऑफ प्रूडेंस ही है कि डाइंग डिक्लेरेशन एकमात्र के आधार पर सजा नहीं हो सकती है जब तक कि उसका कॉर्पोरेशन इंडिपेंडेंट एविडेंसेस के द्वारा न हो जाए। सो इन कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट देयर इज नो रूल ऑफ लॉ नॉर देयर इज ए रूल ऑफ प्रूडेंस दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट फॉर्म sole basis of conviction unless it is corroborated by some independent evidences। लेकिन आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, each case must be determined keeping view of the facts and circumstances of the case। Each case must be determined by facts and circumstances of the case। यानी हर केस का निस्तारण, हर केस का जजमेंट उस केस की विशिष्ट परिस्थितियों और तथ्यों के आलोक में किया जाना चाहिए। एक और केस आई थी आर मनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आर मनी MANI R.Mani वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये 2006 का डिसीजन था, 2006 SCC वॉल्यूम 3 पेज 1661। बेटे आर मनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इफ द डाइंग डिक्लेरेशन is consistent and trustworthy, if the dying declaration is consistent and trustworthy and made voluntarily, then the conviction can be based upon the dying declaration even if there is no corroboration। अर्थात आर मनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि डाइंग डिक्लेरेशन कंसिस्टेंट है, उसमें कंसिस्टेंट मीन्स अंतर विरोधाभास नहीं है, इंटरसी कंट्राडिक्शन नहीं है आपस में। ऐसा नहीं कि एक लाइन में कुछ बोले फिर दूसरी लाइन में उसका कंट्राडिक्टरी बोल दिए। इसी अगर लगातारपन है और उसमें कोई अंतर विरोधाभास नहीं है तो उसे कंसिस्टेंट कहा जाता है। इफ द डाइंग डिक्लेरेशन इज कंसिस्टेंट एंड ट्रस्टवर्दी, और वह
कोर्ट को विश्वसनीय प्रतीत होता है। एंड इफ मेड वॉलंटरली, और कोर्ट को यह भी लगता है कि जिस व्यक्ति ने मरने के पहले अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया है रिगार्डिंग काज ऑफ डेथ या सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इनटू डेथ, तो वैसे डाइंग डिक्लेरेशन पे कन्विक्शन कैन बी बेस्ड इवन विदाउट। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कानून के विद्यार्थी के रूप में, बिकॉज आई स्टिल फील माई सेल्फ, इवन दो बीइंग रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, स्टिल फील माई सेल्फ व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन द लेट नाइट और इन अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि मेरा पढ़ने का दो ही समय है, मॉर्निंग में जो समय है वो वही 4 से 4:30 के बीच से लेके सुबह 8:30 तक, और लेट नाइट अगर पढ़ता हूं तो 9:30 से 12:30। तो जब भी पढ़ने बैठता हूं तो चीज ये समझ में आती है, अरे ये चीज तो मैंने नई सीखी है। एवरी डे, कम से कम मेरे साथ तो ऐसा होता है। क्यों? कानून में जैसे जैसे बेटे केस की फैक्ट्स बदलते हैं, केसेस की सर्कमस्टेंसेस बदलती है, वैसे वैसे एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी बदलेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया और वो डाइंग डिक्लेरेशन रिजल्ट था ट्यूटरिंग का, जिस समय वह मृत्युकालिक कथन या डाइंग डिक्लेरेशन दिया जा रहा था उस समय पीछे से कोई उसे सिखा रहा था, ट्यूटर कर रहा था। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक बच्ची जो जख्मी अवस्था में, जली हुई अवस्था में अस्पताल में आती है और उसने डॉक्टर के सामने अपना डाइंग डिक्लेरेशन देना शुरू किया, और वो कहती है कि मेरे ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित किए और मेरी सास ने मिट्टी का तेल उदाहरण के तौर पे छिड़का और ननद ने माचिस लगा दिया। पीछे से उस बच्ची की मां कहती है, अरे ये भी बोलो ना कि पति भी उसमें शामिल था। अगर वो मां के कहने पे ये कह दे कि पति भी उसमें शामिल थे तो दिस इज ट्यूटरिंग। तो ट्यूटर डाइंग डिक्लेरेशन का कोई कानून में महत्व नहीं है। किसी भी डाइंग डिक्लेरेशन पे तभी विश्वास किया जाएगा व्हेन इट इज मेड वॉलंटरली, जब यह मृत्युकालिक कथन बेटे स्वेच्छा से दिया जाएगा, तभी इस पे विश्वास किया जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि यह मृत्युकालिक कथन ट्यूटरिंग का रिजल्ट है, ऐसे एविडेंस आ जाते हैं कि किसी ने पीछे से सिखाया और तब मृत्युकालिक कथन किया गया, तो वैसा मृत्युकालिक कथन के आधार पर कभी भी सजा नहीं होगी। दूसरा, अगर कोर्ट को यह प्रतीत हुआ कि नो इट इज नॉट ट्रस्टवर्दी, यह मृत्युकालिक कथन सत्य नहीं प्रतीत होता है मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, तब कोर्ट उस पर विश्वास नहीं करेगी। दूसरा, तीसरी चीज, कोर्ट को अगर डाइंग डिक्लेरेशन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जो ये डाइंग डिक्लेरेशन है इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, इसमें हर दो एक लाइन के बाद आपस में अंतर विरोधाभास है, तो ऐसे भी मृत्युकालिक कथन, वैसे भी डाइंग डिक्लेरेशन पे कोर्ट विश्वास नहीं करेगी और सजा नहीं करेगी। एक और केस डिसाइड हुई थी पनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, पनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट, पेज 1817। सो फार आई रिकॉल माई मेमोरी, असल में पेज में मैं हमेशा बोल देता हूं सो फार आई रिकॉल माई मेमोरी, क्योंकि दिमाग में कई हजार केसेस हैं तो कभी कभी पेज नंबर मिस्टेक भी हो जाती है। टूअर इज ह्यूमन। तो ये कानून एक ऐसा अथाह सागर है कि इसमें मेरी अपनी सोच है कि कम से कम मैं तो ये नहीं समझता कि मैं बिल्कुल ही परफेक्ट हूं, प्रतिदिन कुछ पढ़ता हूं, कुछ सीखता हूं। बेटे, ये जो केस थी पनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट, पेज 1817। इस केस में कुछ सर्टेन गाइडलाइंस डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए। पहला गाइडलाइन ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इफ द कोर्ट कम्स टू कंक्लूजन, ध्यान से सुनिएगा, पहली जो गाइडलाइन थी
वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया कि इफ द कोर्ट कम्स टू कंक्लूजन that the dying declaration has been made voluntarily and it is true and trustworthy, then it can base conviction even without corroboration. पहली जो गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी कि जो मृत्युकालिक कथन आया है न्यायालय के समक्ष, अगर न्यायालय इस निष्कर्ष से पहुंचती है कि मृत्युकालिक कथन ट्रस्टवर्दी है यानी विश्वसनीय है और वॉलंटरली है दिया गया है, स्वेच्छा से दिया गया है, तो ऐसे मृत्युकालिक कथन के आधार पर कोर्ट सजा कर सकती है इवन विदाउट कॉर्पोरेशन। किसी अन्य साक्ष्य के द्वारा अगर उस वर्षन का संपोषण नहीं भी हुआ है, फिर भी इफ द कोर्ट कम्स टू कंक्लूजन, न्यायालय इस निष्कर्ष से पहुंचती है कि यह जो मृत्युकालिक कथन है, यह जो डाइंग डिक्लेरेशन है, यह ट्रस्टवर्दी है, विश्वसनीय प्रतीत होता है कोर्ट को, और इट हैज बीन मेड वॉलंटरली, यह स्वेच्छा से दिया गया है, देन द कोर्ट कैन बेस कन्विक्शन अपॉन दैट डाइंग डिक्लेरेशन इवन विदाउट कॉर्पोरेशन। तो चीज क्लियर हुई कि अगर न्यायालय इस निष्कर्ष पहुंचती है कि मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय है और स्वेच्छा से दिया गया है, तो वैसे मृत्युकालिक कथन के आधार पर न्यायालय अभियुक्त को सजा दे सकती है, भले ही उसका कोई कॉर्पोरेशन इंडिपेंडेंट विटनेसेस के द्वारा न किया। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हर केस का जजमेंट उस केस के फैक्ट और सरकमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो जब तक फैक्ट्स और सरकमस्टेंसेस सेम ना हो तब तक ये कभी मत सोचिएगा कि नहीं इस केस में, उस केस में तो ऐसा जजमेंट था, इसमें ऐसा क्यों है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स और इन सरकमस्टेंसेस बेटे ज्यों ज्यों बदलती हैं त्यों त्यों एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी बदलते जाता है। दूसरी गाइडलाइन, द कोर्ट मस्ट एंश्योर दैट द डाइंग डिक्लेरेशन इज not at all result of tutoring or prompting or imagination. The court must come to conclusion that dying declaration is not at all result of tutoring, prompting or imagination. यानी न्यायालय को इस निष्कर्ष पर भी पहुंचना होगा कि यह डाइंग डिक्लेरेशन किसी के द्वारा ट्यूटरिंग करने से नहीं किया गया है, किसी के द्वारा प्रॉम्प्टिंग करने से नहीं किया गया है, या इमेजिनेशन के द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट, इफ द कोर्ट कम्स टू कंक्लूजन दैट डाइंग डिक्लेरेशन इज सस्पिशियस, इफ द कोर्ट कम्स टू कंक्लूजन दैट डाइंग डिक्लेरेशन इज सस्पिशियस, देन इट शुड नॉट बी एक्टेड अपॉन। अगर न्यायालय इस निष्कर्ष से पहुंचती है कि डाइंग डिक्लेरेशन संदेहास्पद है, तब न्यायालय उस पर एक्ट अपान नहीं करेगी, ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन पर विश्वास नहीं करेगी, ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर न्यायालय कभी भी एक्यूज का कन्विक्शन नहीं करेगी। तो हम लोगों ने तीन चीज देखी, अभी आगे होता है। पहला क्या देखा कि कोर्ट को यह एश्योर करना होगा, इस कंक्लूजन पे आना होगा कि डाइंग डिक्लेरेशन इज ट्रस्टवर्दी एंड मेड वॉलंटरली। दूसरा, द डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट एट ऑल रिजल्ट ऑफ ट्यूटरिंग, प्रॉम्प्टिंग और इमेजिनेशन। तीसरा, द डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट सस्पिशियस। अगर न्यायालय को लगे कि ये संदेहास्पद है तो उस पर कभी भी कोर्ट एक्ट अपान करके एक्यूज को सजा नहीं देगी। नेक्स्ट, इफ ए डाइंग डिक्लेरेशन suffers from infirmity, it cannot form basis of conviction. Infirmity मतलब अंतर्विरोधाभास। अगर मृत्युकालिक कथन में आपस में ही अलग अलग लाइनों में अंतर्विरोधाभास है, तो if the dying declaration suffers from infirmity, then it cannot form the basis of conviction. अगर मृत्युकालिक कथन में आपस में अंतर विरोधाभास है पंक्तियों में, तो ऐसे भी डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर कोर्ट एक्ट अपान नहीं करेगी और कभी भी अभियुक्त को सजा नहीं सुनाएगी। अब आइए,
एक और गाइडलाइन दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, मेनली बिकॉज द डाइंग डिक्लेरेशन डज नॉट कंटेन डिटेल्स ऑफ द अकरेंस, merely because the dying declaration does not contain the details of the occurrence, it cannot be rejected on that ground. किसी भी मृत्युकालिक कथन को मात्र इस आधार पर अस्वीकृत नहीं कर दिया जाएगा कि मृत्युकालिक कथन में पूरी घटना का विवरण नहीं है। क्यों? रीजन बिहाइंड कि केवल दो ही चीज देखना है, काज ऑफ डेथ देखना है, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इनटू डेथ देखना है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पनीवैन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में यह भी गाइडलाइन दिया कि merely because the dying declaration does not contain the detail of the occurrence, it cannot be discarded on that ground. किसी भी मृत्युकालिक कथन में पूरी घटना का ब्यौरा नहीं है तो इस आधार पर मृत्युकालिक कथन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आइए, जैसे मान लीजिए लिखा कुछ हो और बोला कुछ जाए, तो क्या दोनों में से चीजें तो डाउटफुल हो जाएंगी। जैसे सपोज करिए आजकल यूनिवर्सिटीज में वो दिया जाता है बनाने के लिए, क्या कहते हैं आप लोग उसको, असाइनमेंट। असाइनमेंट में आपने लिखा तो कुछ और जब टीचर ने एक्सप्लेन करने को कहा तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कुछ और। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका असाइनमेंट नकल करके बनाया गया है ना। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, इफ द प्रोसिक्यूशन वर्सन डिफर्स फ्रॉम डाइंग डिक्लेरेशन। प्रोसिक्यूशन वर्सन क्या है? बेसिस ऑफ द केस। केस की बेसिस क्या हो सकती है? पहला, बाय लॉजिंग एन एफआईआर। अब एफआईआर कैसे लॉज हो सकता है? बाय फर्निशिंग रिटन रिपोर्ट, बाय फर्निशिंग टाइप्ड इंफॉर्मेशन, बाय गिविंग फर्द बयान, है ना। फर्द बयान क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति किसी भी पुलिस अफसर के सामने जाता है और अपना बयान कहता है घटना के बारे में, और फर्द माने होता है कागज, फर्द माने पेपर, और पुलिस अफसर पेपर पे उसको लिखता है, पढ़ के सुनाता है और फिर समझ के वो अपना हस्ताक्षर या अंगूठा निशान बनाता है, तो उस पेपर को कहते हैं फर्द बयान। या अगर पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया तो फिर कंप्लेंट कोर्ट में लॉज हुई, उस कंप्लेंट को एज पर प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी या बीएनएसएस उसे केस इंस्टीट्यूशन एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है, उस पर भी एफआईआर होगी। तो मान लीजिए प्रोसिक्यूशन वर्सन जो है, जो एफआईआर में है, जो बेसिस ऑफ द केस है उसमें, और डाइंग डिक्लेरेशन, दोनों में कंट्राडिक्शन है। इफ देयर इज कंट्राडिक्शन इन बिटवीन द प्रोसिक्यूशन वर्सन विद दैट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, देन द डाइंग डिक्लेरेशन कांट बी रिलाइड अपॉन। अगर प्राथमिकी और मृत्युकालिक कथन में अंतर विरोधाभास है तो ऐसे मृत्युकालिक कथन को कभी विश्वास करके कोर्ट अभियुक्त को सजा नहीं देगी। अब आइए, एक और कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इफ देयर आर मोर देन वन डाइंग डिक्लेरेशन देन द फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम मस्ट बी एप्रिसिएटेड। अगर, लेकिन इस बिंदु पर बाद में और भी जजमेंट आए जिसको हम आगे बताएंगे। एक और अहम बात कही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि अगर एक से अधिक डाइंग डिक्लेरेशन है तो जो पहला डाइंग डिक्लेरेशन होगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन बाद में ये व्यू चेंज हुआ। अब आइए, तो ये 6-7 गाइडलाइंस थे जो हम लोगों ने समझे। अब जैसे अगर एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशन हुए, मतलब मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन,
मल्टीपल मीन्स मोर देन वन। अगर एक से ज्यादा मृत्युकालिक कथन हुए तो इसमें क्या है, थोड़ा व्यूज देखिए। हमने कहा ना पहले कि बेटे जैसे जैसे केस के फैक्ट और परिस्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे लॉ का एप्लीकेशन भी चेंज होता है। तो एक केस आई, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस धीरेन्द्र कुमार। सब नोट्स में रहेगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में एवरीथिंग। हाँ, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट करते जाए, बाकी तो नोट्स में सारा कुछ रहेगा। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस धीरेन्द्र कुमार। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा, इफ देयर आर टू डाइंग डिक्लेरेशंस, इफ देयर आर टू डाइंग डिक्लेरेशंस and in both the dying declarations there are different versions। अगर दो डाइंग डिक्लेरेशन है और दोनों में वर्सन अलग अलग है, then it creates serious doubt about the truthfulness of the dying declaration। तो धीरेन्द्र स्टेट ऑफ एमपी, चूंकि स्टेट अपील में गई थी, तो जो अपील में पार्टी जाता है उसका फर्स्ट नाम होता है, अपीलेंट वही होता है। तो स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस धीरेन्द्र कुमार के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इफ देयर आर टू डिफरेंट डाइंग डिक्लेरेशंस हैविंग डिफरेंट वर्शंस, अगर दो मृत्युकालिक कथन है और दोनों में अलग अलग कहानियां हैं, दोनों में अलग अलग बातें हैं, then it creates doubt about the truthfulness of dying declaration। यह मृत्युकालिक कथन के सत्य होने पर संदेह क्रिएट करता है। फिर एक केस आई, जगबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ये जगबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली के केस में बेटे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि if there are more than one dying declaration, then the court must ascertain which of the dying declaration is true and trustworthy। अगर एक से ज्यादा मृत्युकालिक कथन है तो न्यायालय को यह देखना होगा कि कौन सा मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय है, कौन सा मृत्युकालिक कथन सत्य प्रतीत होता है मामले के तथ्यों परिस्थितियों के आलोक में, और कौन सा मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय है। जो विश्वसनीय लगे कोर्ट उस पर रिलायंस प्लेस करेगी। यानी कहने का मतलब, इफ दे आर मोर देन वन डाइंग डिक्लेरेशन, generally it creates doubt about the truthfulness of the dying declaration। As per the judgment of Paniben versus State of Gujarat, the first in point of time must be relied upon। जो पहला डाइंग डिक्लेरेशन है उस पर विश्वास किया जाएगा। लेकिन जो कई डिफरेंट केस लाई, तो मेरे विचार से, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन व्हाट आई स्टडीड लॉ, कि अगर एक से ज्यादा मृत्युकालिक कथन हैं, इफ देयर आर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन, तो वैसी स्थिति में बेटे न्यायालय को इस निष्कर्ष पे पहुंचना होगा कि कौन सा मृत्युकालिक कथन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में सत्य प्रतीत होता है और विश्वसनीय प्रतीत होता है। जो डाइंग डिक्लेरेशन सत्य और विश्वसनीय प्रतीत होगा उसी पे कोर्ट विश्वास करेगी। लेकिन ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर केवल सजा नहीं होगी, क्योंकि एक से ज्यादा है, उसका कॉर्पोरेशन बाय इंडिपेंडेंट विटनेसेस जरूरी होगा। अगर मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन है एक से ज्यादा, तो न्यायालय यह देखेगी कि कौन सा डाइंग डिक्लेरेशन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस सत्य प्रतीत होता है और विश्वसनीय प्रतीत होता है। लेकिन मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन के केस में न्यायालय केवल डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर सजा नहीं करेगी, रेदर इट सीक्स कॉर्पोरेशन, बल्कि अन्य संपोषी साक्ष्य भी देखेगी
कि क्या अन्य साक्ष्य के द्वारा इसका संपोषण हुआ है कि नहीं। अब आइए, हु कैन रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन कौन रिकॉर्ड कर सकता है। हु कैन रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन। बेटे, इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 या इन द BSA 2023 यह कहीं भी नहीं लिखा है बेसिक कोड में कि हु कैन रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन। इट मीन्स एनी पर्सन कैन रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन, वेदर दैट पर्सन इज ए प्राइवेट इंडिविजुअल, whether that person is a police official or police personnel, whether that person is a doctor or whether that person is a magistrate. Reason behind, in the Indian Evidence Act 1872, as well as in BSA 2023, there is nowhere specifically mentioned in the basic code that who can record dying declaration. It means any person can record dying declaration, whether he is private individual, a police personnel, a doctor or a magistrate. अब एक बात आएगी, इस पर एक इंपॉर्टेंट केस ला है, आप लिख लें, अगर नोट करें, उसे नोट्स में भी रहेगा। राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि a dying declaration which is duly recorded by a doctor, a dying declaration which is duly recorded by a doctor or any other person is also admissible and can be relied upon. Admissible, ADMISSIBLE, is also admissible and can be relied upon if found trustworthy. यानी राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन चाहे वो एक डॉक्टर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया हो या किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा रिकॉर्ड किया गया हो, इफ फाउंड ट्रस्टवर्दी, अगर यह कोर्ट उसे पाती है कि यह विश्वसनीय है तो इट कैन बी एक्टेड अपॉन, तो उसके आधार पर कोर्ट सजा दे सकती है। लेकिन अगर कोर्ट पाती है कि विश्वसनीय नहीं है तो फिर उस डाइंग डिक्लेरेशन का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। अब एक मन में आती है बात, तो डाइंग डिक्लेरेशन चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन इफ डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बाय ए मजिस्ट्रेट, अगर डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है तो इसका महत्व ज्यादा होगा, बिकॉज देयर इज प्रिजम्पशन दैट मजिस्ट्रेट इज ए लॉ नोइंग पर्सन। अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन, कोई मृत्युकालिक कथन किसी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है तो इट विल गेट मोर वैल्यू, तो इसका महत्व ज्यादा होगा। अब आइए, द पर्सन रिगार्डिंग द डाइंग डिक्लेरेशन, जिस व्यक्ति ने डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया है उसका भी एविडेंस होना जरूरी है।
क्योंकि तभी ना डाइंग डिक्लेरेशन साबित होगा। अगर डाइंग डिक्लेरेशन ड्यूली प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ नहीं हुआ तो फिर उस डाइंग डिक्लेरेशन का क्या महत्व होगा। मेरी समझ से अगर डाइंग डिक्लेरेशन विधिता साबित नहीं कराया गया, पदर्श अंकित नहीं कराया गया, एग्जिबिट नहीं कराया गया प्रोसिक्यूशन की ओर से, तो वैसे डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर कभी भी सजा नहीं हो सकती। अब हाउ डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिकॉर्डेड, इसका तरीका क्या होगा। हु कैन रिकॉर्ड हम लोग देख लिए, अब हाउ इट कैन बी रिकॉर्डेड। देखिए बेटे, देर इज नो स्पेसिफिक procedure of recording of dying declaration mentioned either in Old Indian Evidence Act 1872 nor in BSA 2023। बेटे, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और बीएसए 2023 दोनों में से यह कहीं भी नहीं लिखा है कि डाइंग डिक्लेरेशन के रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन जो डिफरेंट जजमेंट्स आए, कैटेना ऑफ जजमेंट्स हैं, उसके आधार पे कुछ एक गाइडलाइन निकल के आती है। तो इन व्यू ऑफ द कैटेना ऑफ जजमेंट्स देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस। नंबर 1, द डाइंग डिक्लेरेशन इफ रिकॉर्डेड इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म, it is the best dying declaration। यानी the dying declaration if possible be recorded in question and answer form। अगर संभव हो लिखते जाओ बेटे, अच्छा लिखा हुआ है, चलिए। इफ डाइंग डिक्लेरेशन मैंने रिकॉर्डेड इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म, तो ये अच्छा माना जाएगा। इट विल गेट मोर वैल्यू। सेकेंड, it is better to record dying declaration in the exact words of the maker। It is better, BETTER, good, better, best है ना। It is better to record dying declaration in the exact word of the maker and also in the language of the maker। यानी मेकर मतलब क्या, द पर्सन गिविंग डाइंग डिक्लेरेशन। मेकर मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन कर रहा है। तो पहला हम लोगों ने देखा गाइडलाइन कि डाइंग डिक्लेरेशन इफ रिकॉर्डेड इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म, इट विल गेट मोर वैल्यू इफ रिकॉर्डेड बाय ए मजिस्ट्रेट। सेकंड हम लोगों ने देखा कि द डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एंड लैंग्वेज ऑफ द मेकर। मृत्युकालिक कथन, जो मेकर है, जो मृत्युकालिक कथन कह रहा है, उसकी भाषा और उसने जो एग्जैक्ट वर्ड्स कहा उसी की भाषा और उसी के द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों में किया जाना चाहिए। द डाइंग डिक्लेरेशन must be recorded in the exact words and the language of the maker। Third, the person making dying declaration must be in the fit state of mind। The person making dying declaration must be in the fit state of mind and capable of understanding the questions अर्थात बेटे, जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन कर रहा है वह व्यक्ति
फिट स्टेट ऑफ माइंड में हो, उसकी मन स्थिति सही हो और वह प्रश्नों को समझ रहा। दैट मीन द मेकर हु इज मेकिंग द डिक्लेरेशन मस्ट बी इन ए फिट स्टेट ऑफ माइंड एंड एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, द सर्टिफिकेट by the medically trained person, the certificate by the medically trained person regarding the fit state of mind of the maker is insisted upon, is insisted upon, यानी जो मेडिकली ट्रेंड पर्सन है, यानी डॉक्टर, मेडिकली ट्रेंड या नर्स भी हो सकती है अगर वो ट्रेंड है तो, या अगर ट्रेंड है तो ट्रेंड कंपाउंडर है, उसकी योग्यता वैसी है तो वो भी हो। मेडिकली ट्रेंड पर्सन जो होगा वह फिट स्टेट ऑफ माइंड के बाबत सर्टिफिकेट देगा। इज इंसिस्टेड अपॉन, अगर ऐसा संभव है तो। अब मान लीजिए कि वह उस व्यक्ति ने मृत्युकालिक कथन अपने गांव में किया, सुदूर देहात में जहां आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है, तो वहां मेडिकली ट्रेंड पर्सन के द्वारा ही दिया जाना जरूरी नहीं है। इसीलिए यहां वर्ड यूज किया गया इज, मैंने जो वर्ड यूज किया है इज इंसिस्टेड अपॉन, माने अगर मेडिकली ट्रेंड पर्सन मेकर के फिट स्टेट ऑफ माइंड के बाबत सर्टिफिकेट देता है तो यह श्रेयकर होगा। इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। अगर सुदूर देहात में, आज भी कभी हिंदुस्तान को देखना हो तो हिंदुस्तान के गांवों की सैर करिए, और कभी गांवों को देखना हो तो गरीबों की झोपड़ियों की सैर करिए, तब हमें वास्तविक हिंदुस्तान दिखलाई पड़ता है। जब तक हम गांव में गरीब की झोपड़ी में नहीं जाएंगे, तो मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि हम शहर में एसी के रूम में बैठकर उसका सही आकलन कतई नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो हमने कहा बेटे अभी कि अगर सुदूर देहात में जहां कोई हॉस्पिटल नहीं है तो वहां मेडिकली ट्रेंड पर्सन के सर्टिफिकेट की जरूरत फिर वहां नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वहां की परिस्थिति वैसी है, फैक्ट वैसा है। लेकिन वही अगर किसी पीएससी में ही, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही आकर के उसने मृत्युकालिक कथन किया, तब वहां जरूरी है। परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द डॉक्टर सर्टिफाइंग about the fit state of mind of the maker, the doctor certifying about the fit state of mind of the maker shall be examined by court during trial, shall be examined before court, by court नहीं भाई, shall be examined before court. ड्यूरिंग ट्रायल, अगर डॉक्टर ने फिट स्टेट ऑफ माइंड के बाबत सर्टिफिकेट दिया है तो अच्छा, अब मन में अब बात आएगी बेटे कि ये फिट स्टेट ऑफ माइंड की क्यों क्या जरूरत है? रीजन बिहाइंड, पहला इसका क्या है? मस्ट बी मेड वॉलंटरली, मृत्युकालिक कथन स्वेच्छा से किया गया होगा। अब जब किसी व्यक्ति की सोचने की क्षमता रहेगी तभी तो वो स्वेच्छा से करेगा, और अगर किसी की मन स्थिति
सही नहीं है तो इसका मतलब कि उसकी सोचने की क्षमता नहीं है, और जब सोचने की क्षमता नहीं है तो कभी भी उसका जो स्टेटमेंट होगा उसको स्वेच्छापूर्वक नहीं कहा जाएगा। हम लोग ध्यान दें, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज नो कॉन्ट्रैक्ट। किसी अवयस्क के द्वारा की गई संविदा संविदा नहीं मानी जाती। क्यों? रीजन बिहाइंड कि वह अपनी अवयस्कता के चलते उसका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता है कि वह चीजों के परिणाम से वाकिफ हो सके। इसी कारण से माइनस कॉन्ट्रैक्ट इज नो कॉन्ट्रैक्ट कहा गया ना। अच्छा, अब अगर मान लीजिए बेटे कोई मृत्युकालिक कथन है और उसका संपोषण अन्य साक्ष्यों के द्वारा हुआ है, इफ द डाइंग डिक्लेरेशन इज कॉर्बोरेटेड बाई अदर इंडिपेंडेंट एविडेंसेस, और कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि इट इज ट्रस्टवर्दी, देन ओनली इट कैन बी एक्टेड अपॉन। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट एंड अंडर बीएसए आल्सो, हम प्रिंसिपल बता देते हैं, बाकी हम लोग वहां पहुंचेंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे। इट इज द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी ऑफ द एविडेंस बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। साक्ष्यों की संख्या नहीं अपितु साक्ष्य की गुणवत्ता ही मायने रखती है। सपोज करिए कि डाइंग डिक्लेरेशन में कुछ बात लिखी और साक्षियों ने दूसरी बात कही। एक उदाहरण के तौर पर हम लोग लें, मान लीजिए एक व्यक्ति ये था जिसकी बी ने गोली मार दी और ए की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले ए ने अपना मृत्युकालिक कथन किया। अब उसने अगर मृत्युकालिक कथन किया, आरोप पत्र में अनुसंधान के पश्चात आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आईओ ऑफ द केस जो थे विवेचना पदाधिकारी, उन्होंने 6-7 गवाह दिए, मान लीजिए सी डी ई एफ जी एच। अब मृत्युकालिक कथन में जो फैक्ट लिखा हुआ है या जो सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इनटू डेथ लिखी हुई है डाइंग डिक्लेरेशन में, अब गवाह सी आकर के एक दूसरी बात कहते हैं, गवाह डी आते हैं तो एक और अलग बात कहते हैं, गवाह ई एफ जी एच, ऐसे हर गवाह उससे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, विरोधाभासी कर रहे हैं। तो क्या केवल वैसे डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर सजा होगी? नॉट एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं होगी। क्योंकि सजा कब दी जाती है? When the prosecution proves the charges beyond shadow of all reasonable doubt। देखिए, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूशन को आरोपों को सभी संदेहों से परे साबित करना होता है, ठीक। इवन इफ जहां प्रिजम्पशन क्लॉज है, जैसे मान लीजिए पॉक्सो एक्ट में लें, पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 6 ले लें या सेक्शन 8 ले लें, वहां क्या है, एज पर सेक्शन 29 एंड 30 पॉक्सो एक्ट, वहां प्रिजम्पशन है। वहां अभियुक्त को यह साबित करना पड़ेगा कि उसकी ऐसी आपराधिक मनःस्थिति नहीं थी। द एक्यूज्ड हैज टू शो एज पर सेक्शन 29 एंड 30 ऑफ द पॉक्सो एक्ट दैट ही हैज नो सच मेंटल स्टेट। लेकिन ऐसी भी केस में प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव प्राइमा फेसाई केस, जहां प्रिजम्पशन क्लॉज है, या रेप के ही मैटर को ले ले, या डाउरी डेथ में प्रिजम्पशन है ना। अगर woman dies within 7 years of her marriage within ससुराल in other than normal circumstances and it has been shown मतलब प्राइमा फेसाई प्रूफ, shown, कानून में shown शब्द लिखा, shown मीन्स प्राइमा फेसाई,
that soon before death she was subjected to cruelty. तो वहां भी प्रोसिक्यूशन को प्राइमा फेसाई, यानी जहां प्रिजम्पशन क्लाज भी है कानून में, किसी भी कानून में हम ले, वहां भी प्रथम दृष्टया अभियोजन को साबित करना ही पड़ेगा। अगर अभियोजन प्रथम दृष्टया साबित नहीं कर पाया तो बिल्कुल ही अभियुक्त को सजा नहीं हो सकती। अब यही बेटे सिविल में आ जाए। सिविल में क्या है? प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिविल में प्लेंटिफ यानी वादी अपना एक अभिवचन अपने वाद पत्र प्लेंट के माध्यम से लाता है। डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी वह अपना अभिवचन यानी अपनी प्लीडिंग रिटन स्टेटमेंट, तो प्लेंटिफ की प्लीडिंग हो गई प्लेंट के रूप में, डिफेंडेंट की प्लीडिंग हो गई रिटन स्टेटमेंट के रूप में। अब इश्यूज बनने के बाद प्लेंटिफ अपनी प्लीडिंग के सपोर्ट में एविडेंस देगा, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एज द केस में भी। डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग के समर्थन में देगा। तो दोनों के साक्ष्य के आर्गुमेंट जब होंगे तो जजमेंट के टाइम में न्यायालय ये तौलेगी कि न्याय की तुला किधर झुक रही है। तो जिसकी तरफ झुकेगी, जिसकी तरफ प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी रहेगी, उसके फेवर में डिसाइड होगा। अगर प्लेंटिफ के फेवर में न्याय की तुला झुकी तो इसका मतलब सूट डिक्री होगा। अगर डिफेंडेंट के फेवर में न्याय की तुला झुकी तो सूट डिसमिस होगा। तो बेसिक डिफरेंस बेटे सिविल और क्रिमिनल लॉ में ये है कि क्रिमिनल में जो प्रूफ का स्तर होता है वो बियॉन्ड शैडो ऑफ ऑल एलिजिबल डाउट। इवन प्रिजम्पशन क्लाज में भी जहां है, जिस भी कानून में, ढेर सारे कानूनों में प्रिजम्पशन क्लाज है, वहां भी प्रोसिक्यूशन को प्राइमा फेसाई प्रूफ करना पड़ेगा, प्रथम दृष्टया प्रूफ करना पड़ेगा। केवल प्रिजम्पशन के आधार पर सजा नहीं होगी। जबकि सिविल में प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कोर्ट ये देखेगी कि प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में जो प्लीडिंग लाई थी, जो अभिवचन किया था, उसके समर्थन में क्या एविडेंस आया। डिफेंडेंट ने अपनी जो प्लीडिंग थी रिटन स्टेटमेंट, उसके समर्थन में उसने जो एविडेंस लाया ओरल डॉक्यूमेंट्री, क्या एविडेंस दिया। अब दोनों का एविडेंस तौलने के बाद न्याय की तुला जिसकी ओर झुकेगी उसके फेवर में तो डिसाइड होगा। अच्छा, एक चीज और, हम एक चीज चर्चा कर रहे थे कि साक्ष्य की गुणवत्ता आवश्यक होती है, न कि साक्षियों की संख्या। अगर किसी केस में दो ही गवाह हैं चार्जशीट के, ऐसी परिस्थिति है, ऐसा फैक्ट है कि देयर आर ओनली 2 आई विटनेसेस एंड ए डॉक्टर एंड आईओ, दे आल इज टू ड्वेल बिफोर फायर ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। केवल 2 ही चक्षु साक्षी हैं, एक चिकित्सक जिसने इलाज किया और एक विवेचना पदाधिकारी। अगर वह सभी प्रति परीक्षण में खरे साबित हुए हैं तो ऐसे भी साक्ष्य के आधार पर सजा हो सकती है। और अगर 10 गवाह हैं, 10 विटनेसेस हैं और सारे के साक्ष्य में आपस में अंतर विरोधाभास है, देयर आर कंट्राडिक्शंस इन देयर वर्शंस, तो वैसे साक्ष्य के आधार पर सजा नहीं हो सकती। सेम प्रिंसिपल है बेटे डाइंग डिक्लेरेशन के भी केस में। अगर मामले की परिस्थिति ऐसी है कि मान लीजिए एक व्यक्ति जंगल में लकड़ी चुनने गया और वहां, मान लीजिए सपोज करिए एक्स जंगल में लकड़ी चुनने गए और वहां वाई भी गए हुए हैं, उन्होंने आपस में हॉट टॉक होने लगी, वाई ने कुल्हाड़ी से एक के सर पे मार दिया। अब वहां तो कोई आई विटनेस नहीं मिलेगा, वहां तो कोई भी आई विटनेस नहीं है। अब अगर एक्स आकर के अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिए, उसके बाद मर गए और कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंची कि नहीं, इनका जो डाइंग डिक्लेरेशन है, बाकी जो भी गवाह होंगे वो हियर से होंगे। अगर इनका डाइंग डिक्लेरेशन ट्रस्टवर्दी है और इट हैज बीन गिवन वॉलंटरली, ट्रू है,
तो न्यायालय उस पर विश्वास करके सजा कर सकती है, अगर डॉक्टर और आईओ ने भी उसका संपोषण किया। तो कहने का मतलब हुआ इन जेस्ट, इट इज द क्वालिटी ऑफ द एविडेंस नॉट द क्वांटिटी बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। साक्ष्य की गुणवत्ता मायने रखती है, साक्षियों की संख्या नहीं। ठीक, 5 मिनट आप लोग रेस्ट करें, अभी ज्ञानेश सर आ रहे होंगे। ठीक, इस बीच में यूरिनल वगैरह जाना होगा तो हो लीजिएगा। फिर कल की क्लास 3:30 बजे से। नोट्स कर दूंगी सर। हाँ, नोट्स मंडे से शुरू हो जाएगा बेटा।